जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की टॉप सीरीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में मैं आप लोग को समास के बारे में विथ डिटेल के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैं इसलिए आपको कर रहा हूं कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समाज से यदि कहीं भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसको कन्फर्म है कि करके ही आएँगे। यानी कहने का मतलब ये कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको फिर कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं। यदि कहीं से भी आपसे समाज पूछता है तो आप पक्का करके चले आएंगे। ठीक है, मुझे इतना विश्वास, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना बढ़िया मटेरियल देने वाला हूं जिसके माध्यम से आप कहीं भी समाज का क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसको फटाफट कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाज से। पहले यहाँ पे सबसे हम लोग समझेंगे समास होता क्या है। सबसे मूल चीज़ समास होता क्या है। समास की बात करेगा दोस्तों तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये परिभाषा हुई, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग इसी डीपली में समझें तो देखिए क्या होता है। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, अब देखिए संधि और समास में कन्फ्यूजन होता है। यदि इसी तरह आपको दे देगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बना हुआ एक सार्थक शब्द होता है उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं कि संधि कहते हैं कि विशेषण कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब दो या दो से अधिक शब्द मिले, जब दो या दो से अधिक शब्द मिले तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, समास बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यही यदि संधि पूछे तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, संधि बनाते हैं। याद रखिएगा, यदि संधि की बात करेगा तो संधि की बात करेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, वर्ड बताएंगे। ठीक है, लेकिन यदि समास की बात करेगा तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, समास का निर्माण करते हैं। क्लियर। यदि संधि पूछेगा तो वर्ड बताएंगे, समास पूछेगा तो शब्द बताएंगे। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द को समास बोलते हैं। ठीक है, सार्थक मतलब क्या, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिले, ठीक है, लेकिन सार्थक कहने का मतलब ये कि अर्थपूर्ण होना चाहिए। समास बनता है दोनों शब्दों के मेल से, लेकिन जब शब्द मिले ना तो उनका कोई एक न कोई एक एक अर्थ बनना चाहिए। ठीक है, कोई एक अर्थ ज़रूर बनना चाहिए। यानी जो वाक्य बनेगा, जो शब्द बनेगा, दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो बनेगा ना, वो क्या होना चाहिए, एक अर्थपूर्ण शब्द होना चाहिए। उसे हम लोग समास कहेंगे। क्लियर, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अब ये देखिए डायरेक्ट एग्जाम में पुट किया जाता है क्वेश्चन, यदि समास से पूछता है ना तो ये डायरेक्ट इंक्लूड कर दिया जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है कि विस्तार होता है कि संक्षिप्त होता है कि विस्तृत होता है, क्या होता है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, संक्षेप होता है। अब संक्षेप क्या होता है, समझिए संक्षेप क्या होता है। संक्षेप ये होता है दोस्तों कि यानी कोई बड़ी से बड़ी चीज़ को छोटा में लिखना। छोटा मतलब कि लघुकरण करना। मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा, एक फॉर एग्जांपल यदि लाइफ में जाएं तो आप लोगों ने सुना होगा चौराहा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह होता है। ठीक है, यदि आप लोगों ने सुना होगा कोई सामान या कोई चीज़ यदि खरीदने जाते होंगे या कोई भी चीज़ यदि कोई काम से यदि जाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि जाइए यहाँ पे चौराहा पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट ये नहीं कहते हैं कि जो चार राहों का समूह है वहाँ पे जाएंगे तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उसको क्या बोलते हैं, चौराहा। तो वो जो लाइन थी, एक लाइन बन रही थी ना, चार राहों का समूह, यह लगभग एक लाइन बन जा रही है, लेकिन इसके लिए आप डायरेक्ट यूज करते हैं क्या, चौराहा। तो यानी किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करना, संक्षेप वही बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी किसी भी चीज़ का छोटाकरण यानी लघुकरण रूप क्या बोला जाता है, समास बोला जाता है। इतना याद रखिएगा। जैसे चार राहों का समूह तो उसको हमने बोला क्या, चौराहा। ठीक है, तीन रंगों का समूह, तिरंगा। अब तीन रंगों का समूह, इतना कहने के बाद यदि आप डायरेक्ट तिरंगा ही कह देते हैं तो तिरंगा से ही काम चल जाता है। तो मतलब तीन रंगों का समूह, मैंने एक डायरेक्ट लाइन बोला लेकिन उसके लिए मैंने एक छोटा सा वर्ड यूज किया, जबकि उसका भी अर्थ वही होगा। तो तिरंगा एक सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, लेकिन आप उस तरह बोलेंगे कि तीन रंगों का समूह, अब इस तरह डायरेक्ट बोलेंगे तिरंगा, तो बताइए कि साठ हुआ कि नहीं। तो बस वही छोटा रूप, लघुकरण रूप क्या बोला जाता है, संक्षेप बोला जाता है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब समास में दो पद होते हैं, याद रखिएगा। समास में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूर्व पद और उत्तर पद, इसी से आपको सभी समास खत्म करना होगा। ठीक है, इनका रूल क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे।
पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? पूर्व मतलब पहला होता है, ठीक है। समास में क्या होता है? समास का मतलब पूर्व में, पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर मतलब जो पीछा वाला होता है, ठीक है, जो पश्चात आता है इसके बाद, पूर्व के बाद जो आता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उत्तर पद। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है। तो जो राज है ना, ये राज क्या आएगा? पूर्व पद में आएगा, ठीक है। और जो पुत्र आएगा क्या आएगा? उत्तर पद में। तो पूर्व मतलब पहला होता है, इतना याद रखेगा कि पूर्व का मतलब पहला। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समास के जो भेद होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे समास है। समास को भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखिएगा कि समास के कितने टोटल प्रकार होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए समास को याद करने की ट्रिक क्या है। यदि आप लोग समास को याद करना चाहते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, ठीक है। द्वंद्वी अब तक, ठीक है। द्वंद्वी अब तक है, इसके माध्यम से आप इन सभी को ख़त्म करेंगे। अब देखिए द्वंद, यहाँ पे द्वंद दिया है ना, द्वंद से क्या याद करेंगे? द्वंद समास, ठीक है। यहाँ पे दी दिया है, दी दिया है मतलब दी से द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्वी हो गया। अ से क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ब से क्या होगा? बहुव्रीहि समास। त से क्या होगा? तत्पुरुष समास। और क से क्या होगा? कर्मधारय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्तनी भी आप लोग शुद्ध करिएगा, कर्मधारय होता है, ठीक है। कर्मधारय, यहाँ पे जो र होता है ना, या ऊपर होता है कर्मधारय समास, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस ट्रिक से आप लोग ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि द्वंद्वी अब तक, बस ये वर्ड याद कर लेंगे आप तो पूरा ये समास क्लियर कर जाएंगे। मतलब याद करने की एक ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक। आपको इसमें से भी क्वेश्चन मिल जाता है, दे देता है कि निम्न में कौन सा एक समास नहीं है। आपको दिया रहेगा अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, कोई एक अलग से वर्ड पुट कर देगा और पूछ देगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन सा एक समास का प्रकार नहीं है। तो आप यदि इसके माध्यम से 6 याद किए रहेंगे तो आप लोग उसको हल कर जाएंगे। क्लियर है? ट्रिक है द्वंद्वी अब तक, इसे याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग अलग अलग टाइप देख लेते हैं कि क्या कौन कौन समास होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचाने की एक ट्रिक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास के बारे में, ठीक है। द्वंद्वी अब तक तो पहला क्या था? द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व समास की उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। मैंने आपको बता दिया उत्तर पद और पूर्व पद क्या होते हैं। पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो द्वंद्व समास के उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लाइन डायरेक्ट ही पुट किया जाता है एग्जाम में, जैसे दे देगा डायरेक्ट, द्वंद्व समास के किस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं। डायरेक्ट इसी तरह पूछ दिया जाता है कि वह कौन सा समास है जिसके, निम्नलिखित में से कौन सा समास है जिसके उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों प्रधान होते हैं, तो वो कौन सा है? द्वंद्व समास। इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसे समझने की ट्रिक याद करते हैं, ठीक है। पहचानने की, रिकॉग्नाइज करने की जो ट्रिक है वो क्या है? देखिए ट्रिक है पहले कि दोनों शब्दों के बीच लोप चिन्ह आएगा, ठीक है। लोप चिन्ह मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पट जो पाई दिया गया है, उसी को लोप चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, यदि आप लोग जानेंगे। विराम चिन्हों के अंतर्गत आता है। दोनों शब्दों के बीच लोप चिन्ह का लोप होगा, ठीक है, लोप चिन्ह आएगा। फिर दूसरा है कि विग्रह करने के बाद, देखिए दोस्तों, संधि यदि करते हैं तो संधि में विच्छेद होता है, ठीक है। संधि में जो शब्द होता है उसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन समास में करेंगे तो विग्रह होता है, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी जब आप शब्दों का समास विग्रह करेंगे तो उसमें देखिए या आएगा, या तो और आएगा, या अथवा आएगा, या फिर या आता है, ठीक है। या फिर या आता है, या फिर एवं आता है, ठीक है। याद रखिएगा, यह तो दिया गया है। विग्रह करने के बाद बस आप लोग याद रखिएगा कि दोनों शब्दों के बीच लोप चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विग्रह करने के बाद या आए, और आए, अथवा आए और एवं शब्द आ जाए तो क्या होता है? वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि दोनों शब्द आपस में मुख्यतः क्या होते हैं? विलोम होते हैं, ठीक है। दोनों शब्द मुख्यतः आपस में क्या होते हैं? विलोम होते हैं। चलिए अब यहाँ पे फॉलो कराते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है पाप पुण्य, ठीक है। पाप पुण्य, पाप पुण्य के माध्यम से याद करें तो पाप और पुण्य, ठीक है। अब देखिए ये पहली लाइन मिलाइए, दोनों शब्दों के बीच लोप चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ही लोप चिन्ह मिल गया ना, पहले यहाँ पे देखिए लोप चिन्ह है कि नहीं, बीच में है ना,
लोप चिन्ह। तो ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी वाली मिलाएं, विग्रह करने के बाद या और अथवा शब्द आए, तो और आया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए और आया है ना, कि पाप और पुण्य, ठीक है। तो और आ गया यहाँ पे, पहला तो लोप चिन्ह मिल गया, फिर और भी आ गया, फिर दिया है कि दोनों शब्द आपस में क्या मुख्यतः विलोम होना है, तो पाप का पुण्य होता है, विलोम क्या होता है, पाप का पुण्य होता है। तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी आप देख लेंगे, जय पराजय, जय और पराजय और मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिल गया लोप चिन्ह, फिर जय का पराजय, जय का पराजय होता है विलोम, ठीक है। ये माँ बाप, माँ और बाप, यहाँ पे लोप चिन्ह मिल गया। आगा पीछा, यहाँ पे देख लीजिए आगा और पीछा, ठीक है। और यहाँ पे आगा पीछा आपस में विलोम है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये वाली लाइन फॉलो हो रही है कि नहीं, दोनों शब्द आपस में विलोम, मुख्यतः विलोम होते हैं, तो आगा और पीछा विलोम है, ठीक है। दूसरा दिया है विग्रह करने के बाद या और अथवा शब्द है, तो और आया है कि नहीं, यहाँ पे देखिए और भी है। फिर दोनों शब्दों के बीच लोप चिन्ह होता है, तो यहाँ पे लोप चिन्ह भी है। क्लियर। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग द्वंद्व समास के बारे में भी समझ पाए होंगे। अब देखिए द्वंद्व समास से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है वो दिया गया है यहाँ पे। देखिए इससे बार देखिए आप लोग इतना ही अगर कर पाते हैं ना, इतना अगर आप देख लेंगे ना, तो इसी से आप क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, यदि एग्जाम में आता है तो उसको हल करने में। देखिए देवासुर, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको देखिए डायरेक्ट इस तरह शब्द दिया रहेगा, लेकिन आपको ना लोप चिन्ह मिलेगा, ठीक है, लोप चिन्ह मिलेगा ना होगा, आपको इसको अपने से समास विग्रह करने के बाद आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे कि देवासुर दिया गया है, ठीक है, देवासुर, अगर यदि आप समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर मिलेगा, ठीक है, देव और असुर मिलेगा। ज़रूरी नहीं दोस्तों कि ये तीनों नियम फॉलो कर जाएं, इसमें से कोई एक नियम फॉलो कर जाता है तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए देवासुर, देवासुर यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो देव और असुर मिलेगा, ठीक है, देव और असुर मिलाएगा, देव और असुर मिलेगा। देवासुर यदि आप इस विग्रह करेंगे तो देखिए देवासुर मतलब देव और असुर। तो पहले यहाँ पे मान लीजिए कि लोप चिन्ह नहीं मिला, ठीक है, इसमें लोप चिन्ह नहीं मिला, तो अब दूसरा नियम लिखाइए, विग्रह करने के बाद या और अथवा शब्द है, और आया है कि नहीं, इसमें देखिए और आया है कि नहीं, यहाँ पे आया ना, और क्लियर है। यहाँ पे दूसरा नियम मिल गया। फिर तीसरा दिया है दोनों शब्द आपस में मुख्यतः विलोम होते हैं, तो बताइए देवसुर, देव और असुर दोनों आपस में विलोम है कि नहीं, विलोम है ना, तो इससे आप लोग क्लियर कर जाएंगे। जैसे धनुर्बाण है तो धनुष और बाण और मिल गया बीच में, और इसके बाद धनुष और बाण आपस में विलोम होते हैं। दिवरात्रि, यहाँ पे देखिए चिन्ह नहीं दिया रहेगा दोस्तों, लोप चिन्ह इस तरह नहीं दिया रहेगा, लेकिन आप इसका समास विग्रह करेंगे। दिवरात्रि, दिव और रात्रि मतलब दिन और रात्रि, तो और बीच में मिल गया, उसके बाद ये दोनों आपस में विलोम है, ठीक है। तो इससे आप लोग ज़रूर क्लियर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग द्वंद्व समास के बारे में पूरे डिटेल से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है द्विगु समास। देखिए द्विगु समास की बात करें तो देखिए जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ये सिंपल सा है, जिस समास का जो पूर्व मतलब पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं, द्विगु समास। अब यहाँ पे देखिए पहला पद कोई ना कोई संख्या हो गई और समूह का भी बोध होता है, और समूह का भी बोध होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, समूह का भी बोध होना चाहिए। जैसे दिया है पंचवटी, पंचवटी मतलब 5, वट मतलब वटी मतलब वृक्ष, 5 पौधों वाला जो स्थान होगा वहाँ उसे पंचवटी बोला जाता है, ठीक है, पंचवटी। अष्टाध्यायी, पंच मतलब 5, देखिए मिल गया ना। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब अष्ट मतलब 8, अध्यायी मतलब अध्याय, 8 अध्यायों का समूह क्या बोला जाता है, अष्टाध्यायी। दोपहर का समूह मतलब कि इधर सुबह और शाम, ठीक है, दोपहर, क्लियर। सतसई, 7 सई, चौराहा 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है, त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह, सब आपको पता होगा कि 7 दिनों का समूह को क्या बोला जाता है, सप्ताह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, तिराहा 3 राहों का समूह, ठीक है, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह। चौलड़ी, देखिए ये चौलड़ी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, जैसे दिया होता है एग्जाम में, एक बार क्वेश्चन दिया गया था, मैंने देखा है सेटों में कि लड़की चौलड़ी पहने हुई है, ठीक है, चौलड़ी पहने हुई है। तो बताइए कि चौलड़ी, मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ पे चौलड़ी मतलब 4 से 4 हो गया, लड़ी मतलब लड़ी कोई चीज़ होता होगा, कोई वस्त्र होता होगा ज़रूर, तो इसी को दिया गया कि लड़की क्या पहनी हुई है, चौलड़ी पहने हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चौलड़ी क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास में बस इतना याद रखिएगा, जो पहला पद होता है पूर्व पद ना, वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास।
दिया गया है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैंने बताया ना कि परिभाषाओं से ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। परिभाषा इस तरह लिख देगा और पूछ देगा कि जिस समास का पूर्व पद उपसर्ग होता है उसे क्या बोला जाता है, कौन सा समास बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है अव्ययी भाव समास। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग का जिक्र किया गया है, तो उपसर्ग आप लोग को पता होगा कि जो आगे होता है ना, जो शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग, और जो पीछे जुटा जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रत्यय बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उपसर्ग हो। अब देखिए जैसे कि उपसर्ग में ट्रिक के माध्यम से आ, यथा, प्रति, भर, अनु इत्यादि ये सभी क्या आते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोई शब्द का निर्माण करें, जैसे आ से आजीवन, आजन्म, आमरण। तो देखिए आ आगे जुटा है कि नहीं, आगे जुटा है ना, तो यही उपसर्ग होता है। ठीक है, आगे जो आ जुटा है ना वही उपसर्ग होता है। जैसे यथा वाला में देखिए, यथा वाला आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति, यथा समय, यथा संभव आदि क्या होते हैं शब्द, किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। यानी जो इसमें पहला जो शब्द जुटा रहेगा ना, इसमें आप लोग देखेंगे उपसर्ग जरूर जुटा रहता है। इसमें किस समास में, अव्ययी भाव समास में। प्रतिदिन, अब प्रति आप समझते होंगे, प्रति अगर आगे है तो प्रति क्या होगा, उपसर्ग है, तो प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रत्यंग इत्यादि शब्द आएंगे। भरपेट, भरपेट में डायरेक्ट दोस्तों पूछ लिया जाता है, भरपेट मतलब पेट भर के, तो भरपेट किसके अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। अनु, अब देखिए अनुरूप, अनुरक्ति, अनुशंसा, ठीक है, अनुलोम, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, ये शब्द जो आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब ये कि जो पहला शब्द होगा पूर्व पद वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। रातों रात, ठीक है, रातों रात, सरासर, दिनों दिन, धीरे धीरे। अब यहाँ पे आप लोग ये मत कहिएगा कि हाँ इसमें भी देखिए लोप चिन्ह है सर, तब तो ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन द्वंद्व समास में मैंने बताया था, द्वंद्व समास में दोस्तों कि उसमें क्या होता था कि विपरीत शब्द थे जो आपस में थे, दिन रात, ठीक है, दिन रात क्या थे आपस में, विपरीत शब्द थे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों एक ही शब्द हैं, जैसे रातों रात, ठीक है, रातों रात दोनों एक ही शब्द है और बीच में लोप चिन्ह आ गया। कहने का मतलब ये कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं इसमें। ठीक है, और उसमें क्या होता था कि दोनों पद असमान थे क्योंकि विपरीत थे, और इसमें विपरीत नहीं है। जैसे दिनों दिन, अब उसमें क्या था, दिन रात, इसमें दिया है दिनों दिन, रातों रात यानी रात दिन उसमें था। अब धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है देखिए, अब धीरे ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन उसमें अलग रहा था। सरासर, दोनों देखिए शब्द समान है। यानी कहने का मतलब कि द्वंद्व समास जो था ना उसमें लोप भी चिन्ह था और आपस में वो क्या थे, विलोम शब्द थे, विलोम थे। अब इसमें दिन और दिन, ठीक है, दिन और दिन करेंगे और तो होगा, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया ना, बस ये याद रखिएगा कि विलोम शब्द रहेगा। क्लियर है ना, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अब चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास की बात करेगा तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता जबकि दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल समास है, याद रखिएगा। इस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। कहने का मतलब ये कि जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है ये दोनों पद क्या होते हैं, ये असमान, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं होता और ये किसी तीसरे पुरुष की ओर यानी किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं बहुव्रीहि समास में। इसमें देखिए ट्रिक के माध्यम से आप लोग बस ये समझिएगा कि अधिकांशतः क्या होते हैं, देवी देवताओं के नाम इसमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके। अब इसका यदि आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में होगा दस है आनंद जिसके, मतलब कौन, रावण। 10 किसके सिर थे, 10 है रावण जिसके। गंगाधर यानी गंगा को धारण करने वाला, यानी गंगा को धारण करने वाला कौन, किसके सिर पे गंगा है, किसके सिर पे है, शिव जी के सिर पे। ठीक है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव जी का है। ठीक है, चंद्रमौली, चंद्र पे है यानी जिसके मौली यानी जिसके सिर, मौली मतलब सिर होगा दोस्तों, जिसके सिर पे है चंद्र मतलब चंद्रमा, तो किसके सिर पे है, शिव की। निशाचर, निशाचर मतलब निशा मतलब रात, चर मतलब घूमने वाला या चरण करने वाला, तो रात में घूमने वाला कौन होता है, राक्षस। ठीक है, किसी तीसरे की ओर, किसी तीसरे पर्सन की ओर ये क्या करता है, इंडिकेट करता है बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब
पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र, ठीक है। पर्यायवाची अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला वस्त्र किसका है? कृष्ण जी का है। पंचानन, पंच है आनंद जिसके, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रपाणी, अब देखिए ये वाला याद रखिए आपको, चक्रपाणी, वीणापाणी, वज्र, तीनों में देखिए अलग अलग है, चक्रपाणी, वीणापाणी और वज्रपाणी, ठीक है। पानी से बोलेंगे। अब चक्रपाणी की बात करेगा तो चक्र मतलब चक्र को धारण करने वाला, कौन? विष्णु जी, ठीक है। वीणापाणी, वीणा को धारण करने वाली, कौन? सरस्वती माता, ठीक है। वज्रपाणी, वज्र। गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरि मतलब पहाड़ या पर्वत, धर मतलब धारण करने वाला, पहाड़ को कौन उठाया था? याद रखिएगा, श्री कृष्ण ने। जो गिरिधर गिरि पर्वत था उसको किसने उठाया था? श्री कृष्ण ने। त्रिलोचन, तीन है नयन जिसके, किसके? तीन है नयन जिसके, किसके? शिव जी के। तो यानी इसमें कहने का मतलब ये कि दोनों इसमें जो शब्द रहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद, ये अप्रधान रहेंगे, यानी ये मुख्य रूप से ये अप्रधान रहेंगे और ये किसी थर्ड पर्सन की ओर इशारा करते हैं, यानी किसी तीसरे पुरुष की ओर इशारा करते हैं। और पुरुष में क्या होगा? वो अधिकतर आप लोग याद करिएगा, उसमें मोस्टली जो होते हैं ना देवी देवता के रूप मिलते हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं तत्पुरुष समास, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तत्पुरुष समास, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, जिस समास का पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोग परिभाषा पे मत जाइएगा, बस आप लोग इसे बस देख लीजिए कि जिस समास का पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद इसका प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास। ये देखिए परिभाषा भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, दिया गया है कि समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का मिलना। इम्पोर्टेंट ट्रिक मतलब इसी के माध्यम से आप लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यह कौन सा समास है। यानी समास विग्रह यदि आप करेंगे ना तो कारक चिन्ह जरूर उसमें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पहले शब्द देख लीजिए, मैं आपको कारक चिन्ह के बारे में बताऊंगा। रसोई घर, मंत्री परिषद, मुनि श्रेष्ठ, गौशाला, गुड़ युक्त, सूर्योदय, रोग पीड़ित, हस्तलिखित, आनंद, मगन। अब देखिए यहाँ पे मग्न रहेगा, ठीक है। आप लोग वर्तनी भी शुद्ध कर लीजिएगा। आनंद, मग्न होता है, नरोत्तम होता है, इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग कारक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, कारक चिन्ह का लोप होता है ना, तो उसके पहले बारे समझ लेते हैं कि कारक चिन्ह होता क्या है, तब फिर आप दोस्तों तत्पुरुष के बारे में पूरा डिटेल से कर पाएंगे। चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो जो कारक चिन्ह होते हैं हिंदी में ना, कारक चिन्ह की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, ठीक है। कारक चिन्ह की संख्या हिंदी में कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन इसमें जो तत्पुरुष समास में जो रोल प्ले करते हैं ना, वो केवल 6 समास, ठीक है। 6 कारक चिन्ह इसमें यूज होते हैं, किसमें? तत्पुरुष समास में। यदि आपसे केवल सिंपल पूछेगा कि कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 8 बताएंगे, ठीक है। और यदि समास में पूछेगा कि इनके कितने यूज होते हैं समास में कारक चिन्ह, तो आप लोग बताएंगे कितने? 6 यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे बॉर्डर में देख पा रहे होंगे, इसको मैंने घेरा है, ठीक है। अब देखिए कर्ता का क्या होता है? कारक चिन्ह ने होता है, ठीक है। ने मतलब कहने का मतलब ये कि सीता ने साइकिल चलाया, सीता ने ये किया, ठीक है। तो ने यानी जिसके पीछे ने लग जाता है वो क्या होगा? अगले वाला जो वो कर्ता होगा। जैसे कर्म का को हो जाएगा कर्ण, ने या से द्वारा, ठीक है। संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, ठीक है। अधिकरण में पर, के ऊपर, के भी। संबंध का क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध के लिए होता है। संबोधन का हे, अरे, रे, ओह, जो विस्मय होता है ना, उसी को संबोधन यहाँ पे ले लिया गया है। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहला है कि स्वर्गवास, यानी एक के लिए, यहाँ पे एक लिखा गया है ना, तो ये एक के लिए आप लोग समझिएगा। स्वर्गवास मतलब स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को गया या स्वर्ग को प्राप्त, शुद्ध रूप से कहेंगे स्वर्गवास का क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त। यदि आप समास विग्रह करेंगे, यानी स्वर्गवास का यदि आप लोग समास विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त मिलता है, तो बीच में को कारक चिन्ह आया ना, तो को किस में है? देखिए कर्म है ना, कर्म में दिया गया है को, तो आप लोग जान जाएगा कि जब को आ गया तो किसके लिए है? कर्म के लिए। अब जैसे दूसरा लेते हैं हम लोग हस्तलिखित, यदि आप इसका समास विग्रह करते हैं तो आपको मिलेगा हाथ से लिखित, तो से या के द्वारा किस में मिला है आपको? कर्ण में। तो अब इसमें देखिए पूछता है, अब तो इसमें पूछेगा कि कौन सा समास है, तो आप लोग बता देंगे तत्पुरुष। लेकिन इसमें भी ऑप्शन दे दिया जाता है कि कर्ण तत्पुरुष है, कि संप्रदान तत्पुरुष है, कि अपादान तत्पुरुष है, इस तरह ऑप्शन दे दिया जाता है। तो अब से के द्वारा आ गया ना, तो आप देखेंगे कि से के द्वारा किस तत्पुरुष में? कर्ण में था, तो आप लोग बताएंगे
कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे बिहारी रचित, बिहारी रचित मतलब बिहारी द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित, को के द्वारा आ गया ना, तो बस आ गया कर्ण में। तो आप बताएंगे इसका कर्ण, यानी यहाँ पे दूसरा देखिए लिखा है मैंने, तो दूसरा आप लोग समझ जाएगा कि दूसरे के लिए एग्जाम्पल है। तीसरा है संप्रदान। तो संप्रदान के लिए जैसे यहाँ पे देखिए रसोई घर। ठीक है, रसोई घर, यदि आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा रसोई के लिए घर। तो के लिए देखिए, के लिए बीच में आ गया ना, तो के लिए देखिए इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह है। अब डायरेक्ट आपको इस तरह दिया रहेगा रसोई घर, रसोई घर में कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे इसका, यदि आप लोग करेंगे खंड तो मिलेगा रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह मिला के लिए, तो आप लोग बताएंगे तत्पुरुष। लेकिन तत्पुरुष में यदि पूछ देता है कि कौन सा समास है, तो आप बताएंगे तत्पुरुष में यदि के लिए आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष आप लोग बताएंगे। यहाँ पे दिया चौथा ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त अब देखिए चौथा किसके लिए, अपादान के लिए। अपादान में क्या आपने लगाया है, से अलग होने के अर्थ में, यानी से रहेगा, से इसमें भी था लेकिन बाई द्वारा यानी के द्वारा यूज, यानी कलम से, जैसे कि वह कलम से लिख रहा है तो लिख रहा है किसके द्वारा, कलम के द्वारा, तो ये द्वारा के रूप में से यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो से है ना, इसका अलग अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यह अलग होने के अर्थ में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हो रहा है, मतलब ये अलग हो रहा है कि नहीं, ऋण से मुक्त मतलब छुटकारा, मुक्ति पा रहा है, तो अलग हो रहा है ना, तो उसके रूप में से यानी लगेगा, याद रखिए। पांचवा है पुरुषोत्तम, यानी अब देखिए पांचवा में अधिकरण है। अधिकरण में इसके कारक चिन्ह क्या है, में, पर, के ऊपर, के भीतर। तो एग्जाम्पल देखिए पांचवा का, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी पुरुषोत्तम की बात करेगा तो पुरुषों में उत्तम है। ठीक है, पुरुषों में उत्तम, तो में आया कारक चिन्ह, तो में आप देखिए किसमें दिया है, में इसमें दिया है, किसमें, अधिकरण में, तो इससे क्लियर हो जाएगा। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, तो पर किस में मिला, अधिकरण में, तो अधिकरण में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं छठवां है गंगा जल, यानी संबंध का। गंगा जल, गंगा का जल, तो का मिला ना, यहाँ पे देखिए का मिल गया कि नहीं, का मिला ना, तो बस वही है गंगा जल। अब पूछ देगा गंगा जल में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बताएंगे संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, दीनानाथ, दीनों के नाथ, तो के मिले ना, के यहाँ पे मिला। तो बस यही है दोस्तों, यदि तत्पुरुष समास में बस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो कारक चिन्ह है। यदि आप लोग कारक चिन्ह के बारे में पूरा गहन कर लेंगे, पूरा अध्ययन कर लेते हैं ना, या इसे याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यदि आप इसको याद कर लेंगे तो आप तत्पुरुष समास को एकदम क्लियर कर जाएंगे। और मोस्टली मैं बता दे रहा हूँ ना कि जो एग्ज़ाम में यदि हाई क्वेश्चन बनता है तो वो तत्पुरुष समास से ही बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले समास की ओर बढ़ते हैं, जो कि लास्ट समास होगा, वो है कर्मधारय समास। यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के बारे में देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण देखिए, परिभाषा है ये। परिभाषा देखिए, मैंने बताया कि परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरह परिभाषा देखिए कहेगा कि कौन सा समास है, आपको बताना है। तो जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद उत्तर पद की क्या करता हो, विशेषता बताता हो, कोई ना कोई विशेषता बताता हो उसके बारे में, किसके बारे में, पूर्व उत्तर पद के बारे में। ठीक है, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो, किस समास में, कर्मधारय समास में, याद रखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिक के माध्यम करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास के अंतर्गत आता है। तो इसमें यानी इसमें पद की तुलना तथा समास विग्रह करने के बाद है जो के समान शब्द आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब इसका हम लोग ना पद की तुलना करेंगे तो समास विग्रह करेंगे ना, तो उसमें है जो या के समान शब्द आता है। फिर इसमें जान जाइए दोस्तों ना कि इसमें उपमान और उपमेय का जो लोप होता है इसमें भी होता है, यानी विशेषण और विशेषता इसमें भी होता है और उपमान उपमेय का भी इसमें रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नील गाय। अब नील गाय मतलब नीली है जो गाय, नील गाय मतलब नीली है जो गाय। तो अब यहाँ पे देखिए है जो मिला ना, है जो बीच में मिल गया, नीली है जो गाय मतलब नीली है जो गाय, नील गाय मतलब नीली है जो गाय। तो है यदि आप लोग समास विग्रह करते हैं तो है जो मिला, यहाँ पे देख ले है जो। ठीक है, इससे आप लोग क्लियर कर जाएंगे। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे विशेषता की बात करेगा तो नील गाय मतलब यहाँ पे गाय तो है, उत्तर पद में बता रहा है कि गाय है, लेकिन गाय कैसी है, नीली है। विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, नीली है, तो नील गाय। ठीक है, याद रखेगा, यानी विशेषता बता रहा है कि गाय काली है कि भूरी है कि कैसी है, तो नील है, नीली है, तो ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता यहाँ पे आप लोगों ने लिखा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अधपका।
अध पका, अध है जो पका, है जो मिल गया। पहले तो है जो आप ही इसे आइडेंटिफाई करेंगे कि है जो बीच में मिल गया तो आप समझ जाइए कि कर्मधारय है। फिर उसके बाद यदि इस तरह भी आप लोग समझना चाहते हैं तो अध है जो पका, यानी जो चीज़ पकी है वो कैसी पकी है, आधी पकी है। विशेषता है कि वो आधी पकी है, पूरा नहीं पकी है, आधी पकी है। नील कमल, ये बार बार पूछता है एग्जामों में। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। ठीक है जो बीच में आ गया, फिर नीला भी है, इससे भी रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। आ रहा है जैसे कि नीला गगन, नील गगन, गगन है जो बीच में आ गया, फिर गगन, नील गगन, मतलब गगन कैसा है, नीला है, विशेषता बता रहा है। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा, सखा कैसी है, प्रिय है, विशेषता बता रहा है। परम है जो ईश्वर, यानी है जो ईश्वर कैसा है, परम है, विशेषता है। और बीच में है जो भी आ गया, इसके माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। क्लियर है। तो दोस्तों समास की इस वीडियोस में बस इतना है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी आप लोग को ये पढ़ाया ना, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसका नोट ज़रूर बनाइएगा। यदि एग्ज़ाम आता है ना तो उससे पहले यदि आप इसे रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत ही परफेक्टली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।